बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। मैं फ़कीरनी थी। रात को जाकर सड़क के किनारे भीख मांगती थी। आज रात एक अमीर आदमी की मिन्नत करने लगी कि मुझे कुछ खाने को दे दो। तो वो कहने लगा कि मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं मान गई क्योंकि मैं 2 दिन से भूखी थी। तो मैं उसके साथ चली गई। उस अमीर आदमी की बीवी मर चुकी थी। उसका एक बच्चा भी था। पहले उसने मुझे खाना दिया और फिर रात को मुझे अपने घर में ले गया। कहने लगा अगर तुम मुझे मेरे बच्चे की परवरिश कर दो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत बना दूँगा। रात को बच्चे को सुलाते हुए मुझे भी नींद आ जाती। जब मैं सुबह उठती तो बच्चा गायब होता। मैं बच्चे को पूछती तो कहता कि बच्चा शाम को आ जाएगा। एक रात मेरी आँख खुली तो मेरी जान निकल गई। मालिक मकान ने आज मुझे मकान खाली करने को कह दिया था। पिछले 2 माह से मकान का किराया नहीं दे सकी थी। मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे। मैं तकरीबन 6 हफ्ते से भूखी थी। बस रोटी के कुछ बचे हुए टुकड़े थे जो पानी में डुबोकर गुजारा करती। लेकिन अब वो भी ख़त्म हो चुके थे। घर का सारा सामान एक एक करके बेच चुकी थी। अब घर में सिवाय कपड़ों के कुछ भी न था। इसलिए मैंने खामोशी से मकान खाली कर दिया और इधर उधर घूमती रही। लेकिन रात को ना मेरे पास कोई रहने का ठिकाना था और ना ही खाने को कुछ था। मेरा भूख से इतना बुरा हाल था कि एक कदम उठाना भी मुश्किल था। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करके रो रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी। वो काफ़ी अमीर था। वो बेकरी से बहुत सा सामान लेकर निकला। मैंने जाकर उसके पाँव पकड़ लिया और उससे कहा साहब मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं भूख से मरने वाली हूँ। उसने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने बताया कि मेरा तो कोई घर नहीं, मैं किराए के घर में रहती थी। मालिक मकान ने मुझे निकाल दिया। मुझे बस खाने को कुछ दे दो वरना मैं मर जाऊँगी। उसने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मुझे इसके अलावा कुछ नज़र ना आया, इसलिए मैंने फ़ौरन हामी भर ली और उसके घर आ गई। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा था जो तकरीबन 5 साल का था। उस शख्स ने मुझे वो सारी चीज़ें दी और कहा दो जो दिल चाहता है खा लो। मैंने पेट भर के खाना खाया। उस आदमी को भी शायद एहसास हो गया था कि मैं भूखी हूँ, इसलिए उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। खाना खाने के बाद उसने मुझसे पूछा बताओ तुम कौन हो, अपने बारे में कुछ बताओ। तो मेरी आंखों के सामने मेरा माजी घूमने लगा। मैं किस तरह से इस शख्स को बताऊं कि मैं कौन हूं। लेकिन उसने कहा अगर तुम मुझे अपने बारे में बताओगी तो मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। मैंने उससे बताया कि मेरा ताल्लुक़ एक अमीर कबीर ख़ानदान से है, लेकिन मुझे कॉलेज में ही एक लड़के से प्यार हो गया जो एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसके माँ बाप नहीं थे। वो अपनी मेहनत से पल रहा था। मुझे मालूम था मेरे वालिदैन कभी भी इस रिश्ते से राज़ी नहीं होंगे, इसलिए हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और अपने ख़ानदान वालों के डर से वो शहर छोड़कर हम लोग यहाँ आ गए। हम लोग बहुत खुश थे। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करता, क्योंकि उससे भी एहसास था कि मैं उसकी खातिर अपना सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। अपनी ज़िंदगी का ये फ़ैसला करके मैं कभी नहीं पछताई और ना कभी अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद किया। लेकिन एक हादसे में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरी तो तालीम भी मुकम्मल नहीं थी और इस तरह के हालात के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और जो तालीम मेरे पास थी उसका कोई सबूत मेरे पास नहीं था। मेरी तमाम डिग्रीज़ के कागज़ात सब कुछ मेरे वालिदैन के घर था। शौहर के मरने के बाद मैंने वालिदैन से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो, क्योंकि हमने पूरे ख़ानदान में तुम्हारी मौत की खबर फैला दी है।
बल्कि बाकायदा तुम्हारा जनाजा तक कर दिया है, इसलिए अब तुम पलट कर हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। मेरे शोहर को मरे हुए 3 माह हो चुके थे। पहले तो 1 महीना इर्द गिर्द के लोग मदद करते रहे, लेकिन कोई किसी की कब तक मदद करता है। मैं घर में मुख्तलिफ चीज़ें बेचकर अपना गुजारा करती रही, लेकिन मकान का किराया न देने की वजह से मालिक मकान ने घर से निकाल दिया। घर में बेचने को कुछ भी नहीं बचा था। अगर आप मेरी मदद ना करते तो शायद मैं ऐसे ही सड़कों पर भूख से मर जाती। उस शख्स ने कहा, आप मेरे लिए मेरी बहनों की तरह हैं। आप मेरे घर में रहें, मेरे इस बेटे की अच्छी परवरिश करें। मैं आपको खुश कर दूंगा। मेरी बीवी मर चुकी है और मेरे बेटे की परवरिश करने वाला कोई नहीं। मैंने कहा, अगर मेरा बेटा होता तो वो भी इतना ही होता, लेकिन मेरा बेटा पैदाइश के वक्त ही मर गया था। मैं इसकी अपना बेटा समझकर ही परवरिश करूंगी। मैं बहुत खुश थी, उस घर में रहती थी। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे की परवरिश करना थी, उसे वक्त पे खाना खिलाना, उसके कपड़ों का ख्याल रखना। बाकी घर के हर काम के लिए नौकरानी मौजूद थी। एक दिन मैं सुबह उठी तो बच्चा बिस्तर पर मौजूद न था। मैं उठकर बाहर आई और फिर पूछा कि साइम कहाँ है। मालिक ने बताया कि वो कुछ देर तक आ जाएगा। मैंने अपने मालिक से बहुत दफ़ा पूछा साइम कहाँ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो मालिक था, इसलिए मैं ज़िद नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो मुझे नौकरी से निकाल देता तो मैं कहाँ जाती। फिर ये सिलसिला चल निकला। रोज़ाना रात को मैं साइम को सुलाते हुए सो जाती और जब सुबह उठती तो बिस्तर पर साइम मौजूद ना होता। शाम को आ जाता। जब मैं उससे पूछती कि वो कहाँ गया था तो वो कोई जवाब ना देता। मालिक ने तो पहले ही से कह दिया था कि तुम्हारा इस मामले में कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ बच्चे की परवरिश और अच्छी तरबियत करना है। इसके बाद मैंने उस बच्चे से पूछना भी छोड़ दिया। एक रात को मेरी आंख खुली तो बच्चा मेरे पास ही बिस्तर में मौजूद था। मैं तजस्सुस में जागती रही, लेकिन न जाने किस वक़्त मेरी आंख लग गई और दूसरे दिन हमेशा की तरह बच्चा बिस्तर पर मौजूद न था। उस दिन जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैं उठकर बाहर आई। बाहर मेरा मालिक बैठा हुआ था, उसकी मेरी तरफ पीठ थी। चूँकि मैं नंगे पाँव बाहर आई थी, इसलिए मेरे कदमों की आवाज़ भी उसे नहीं आ रही थी। मालिक फ़ोन में मगन था, लेकिन मैं उसका हुलिया देख के हैरान रह गई और अंदर अंदर डर भी गई। वापस कमरे में आ गई। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा मालिक क्या काम करता है। मुझे अपनी तनख्वाह से गर्ज थी, लेकिन इसके बाद से मैंने वहाँ काम करने वाले लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि मालिक क्या काम करते हैं। तो मालूम हुआ कि वो तो बस एक बिजनेसमैन है, लेकिन इस रात जो मैंने देखा किसी को बता नहीं सकती थी। ये बात मैंने सबसे छुपाई हुई थी और इसे मालूम हो जाता कि मैं उससे राज से वाकिफ़ हो गई हूँ तो न जाने वो मेरे साथ क्या करता, इसलिए मैं खामोश हो गई। एक दिन किताबों की अलमारी सेट करते हुए एक किताब हाथ से नीचे गिर गई। उसमें से एक तस्वीर निकलकर नीचे गिरी। जब मैंने तस्वीर देखी तो मुझे यूँ लगा कमरे की छत मेरे सर पर आ गिरेगी। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेरे शोहर की थी। मैं हैरान थी कि मेरे शोहर की तस्वीर मालिक के पास क्या कर रही है, लेकिन उस रात वाला रूप याद करके मैं खौफज़दा हो गई। मैंने कहा, अगर इसे मालूम हो गया कि मैंने ये तस्वीर देखी है या मैं इस शख्स की बीवी हूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उस वक़्त डर के मारे मैं सब कुछ सीधा करके कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन अब मुझे अपनी जान का ख़तरा लाहिक हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी फ़िक्र की बात यह थी कि मुझे जान का ख़तरा तो था ही, इसके बावजूद में भी मैं यहाँ से नहीं जा सकती थी, क्योंकि एक तो इस घर के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं था और मुझे इस बच्चे से प्यार हो गया था। मुझे ऐसे लगता था जैसे ये मेरा ही बच्चा हो। मुझे उस बच्चे से ख़ास किस्म की उनसियत सी हो गई थी। इसके अलावा मुझे उस तस्वीर का राज भी जानना था कि इस बंदे के पास मेरे शोहर की तस्वीर क्यों है।
उस शख्स का हुलिया देखकर जो मेरे दिमाग में खौफ आया, अगर वो खौफ सच हुआ तो मैंने उसको छोड़ना नहीं था। लेकिन बराह रास्त इस इंसान से पूछने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। कुछ भी था, मुझे यहाँ रहते हुए 3 माह हो चुके थे। इस बच्चे ने अब मुझे मामा कहना शुरू कर दिया। मैंने इसे बहुत मना किया कि मुझे मामा ना कहा करो, लेकिन वो मुझे मामा ही कहता। मालिक को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। और फिर मैं उसी बच्चे से अपनी प्यासी ममता को सैराब कर लेती। इसके बाद 1-2 दफ़ा ऐसा ही हुआ। रात को मेरी आँख खुली और मैं चुपके से बाहर निकली, लेकिन मालिक कहीं नज़र ना आया। मुझे लगा जो मैंने उस रात देखा था शायद वो कोई डरावना ख्वाब था, लेकिन वो गलत भी तो नहीं था। मेरे शोहर की तस्वीर इसके पास होना वाकई हैरत की बात थी। मुझे मालिक ने एक फ़ोन लेकर दिया था ताकि बावक़्ते ज़रूरत उससे रब्ता कर सकूं। उस नंबर पे एक नए नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मेरा फ़ोन कमरे में पड़ा हुआ था, मैं बाहर थी। जब मैं कमरे में आई तो फ़ोन बंद हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस नंबर पे एक मैसेज आया जिसमें मुझे मेरे नाम से बुलाया गया कि तुम कैसी हो। मुझे हैरत हुई कि कौन है जो मुझे मेरे नाम से जानता है। मुझे लगा कि मेरे घर के नौकरों में से कोई शरारत कर रहा है, इसलिए मैंने कोई जवाब ना दिया। इसके बाद कोई मैसेज भी ना आया तो मैं बेफिक्र हो गई। फिर हर रोज़ रात को उस नंबर से मैसेज आते। कभी मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कोई ना कोई बात होती, तो कभी मेरे माँ बाप के बारे में कोई बात होती, तो कभी मेरे शोहर के बारे में। और अक्सर तो ये बातें होती हैं जो किसी बंदे को मालूम भी नहीं थी, वो तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मुझे डर लगने लगा था, न जाने ये शख्स कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसका एक ही तकाजा था कि मैं उसे अपना दोस्त समझूं। मुझे कोई भी मसला हो तो मैं उसे सिर्फ एक इशारा कर दूं, वो मेरा ये मसला हल कर देगा। लेकिन मैं डर चुकी थी, इसलिए मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर वो सिलसिला चल निकला। मैं जितने भी नंबर ब्लॉक करती, वो हमेशा नए नंबर से मुझसे रब्ता करता, ऐसी बातें कहता कि मैं परेशान हो जाती। एक दफ़ा मुझे शक हुआ कि ये मेरा मालिक है, और अब मैं जिसको अपना वहम समझकर, अपना ख्वाब समझकर भूल चुकी थी, वो सब सच लगने लगा था कि मेरा दाना पानी अब यहाँ से उठ गया है। मुझे किसी तरह भी यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी जान को बहुत ख़तरा था, लेकिन यहाँ कम से कम इज़्ज़त महफूज थी। मुझे अपने मालिक पर शक हुआ तो मैंने मालिक पर नज़र रखना शुरू कर दी। लेकिन मालिक के किसी भी अमल से ये ज़ाहिर नहीं होता था कि वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता हो और वही मुझे तंग कर रहा हो। क्योंकि अक्सर मालिक रात को घर पर होता, मेरे सामने कुछ काम कर रहा होता, लेकिन मेरे नंबर पर मैसेज आ रहे होते। उस शख्स की कोई डिमांड नहीं थी। उसका एक ही कहना था कि मैं उससे बात करूं, उसे अपना दोस्त समझूं, उसे अपनी परेशानी बताऊं। जब बहुत से दिन गुजर गए और उसने इतना कुछ हो जाने के बावजूद मुझे कोई नुकसान नहीं दिया, किसी तरह से ब्लैकमेल नहीं किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं उससे बात करने लगी। अपनी कोई परेशानी तो उससे शेयर नहीं करती थी, लेकिन उससे बात कर लेती थी, इधर उधर की हंसी मजाक की बातें। लेकिन उसके बारे में पूछती कि मेरे बारे में कैसे जानते हो, तो वो जवाब नहीं देता। अपने बारे में यही बताता कि वो एक प्राइवेट जॉब करता है और गैर शादीशुदा है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं। इस दुनिया में तो मेरा भी कोई नहीं था, इसलिए मेरी उससे दोस्ती हो गई। मैं कोशिश करती कि किसी के सामने उससे बात ना करूं, इसलिए मैंने ये बात भी कह दी। उसने भी कहा कि वो इस चीज़ का ख्याल रखे। अब हम अक्सर रात को बात क्या करते, जब सब सो जाते तो रात को देर तक बातें करने की वजह से सुबह मेरी आँख नहीं खुलती, और जब मैं उठती थी तो बच्चा नहीं होता था। अब मैं इसकी आदी हो चुकी थी, और मैं ये सब कुछ उस शख्स से डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये इस घर का राज था और मैंने इस घर का नमक खाया था। और वैसे भी वो कौन था, उसने मुझे अपने बारे में बताया था, जो बताया था सच था या नहीं मैं नहीं जानती थी।
वो बस मेरे लिए एक टाइम पास था जिससे बात करके मैं अपने आप को हल्का कर लेती। एक दिन शाम को मालिक और बच्चा दोनों आगे पीछे चलते हुए घर आए। मालिक ने कहा कि जल्दी से चाय और इसके साथ कुछ खाने की चीज़ों का इंतज़ाम कर लो क्योंकि उसका बहुत करीबी दोस्त आज घर आने वाला है। मैंने चाय के साथ साथ पकौड़े और तरह तरह की चीज़ें भी तैयार कर दी। फिर मुझे बाहर से आवाज़ आना शुरू हो गई। ऐसे महसूस हो रहा था कि मेहमान आ गए हैं। मैं कामों में मसरूफ़ होकर वो फ़ोन वाला बंदा और इसकी बात भूल गई। उसने मुझसे कहा था कि वो आज मुझसे मिलने आएगा। मैं बाहर निकली तो लाउंज में खड़े इंसान को देखकर मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। इसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा। जब होश में आया तो मैं अपने कमरे के बिस्तर पर थी और मालिक और वो इंसान मेरे बिस्तर के पास खड़े थे। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था जिसे मैंने अपने हाथों से दफनाया था। मैं उसे बहुत हैरत से देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिंदा सलामत मेरे सामने खड़ा है। जब उसने मेरे चेहरे पर इतनी ज़्यादा हैरत देखी तो उसने कहा कि यकीन कर लो, मैं ही हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। मैं तो उसे छू कर देख रही थी और मुझे यकीन हो गया कि वो सच में ज़िंदा है। तो मैं इसका हाथ पकड़कर रोने लगी। इन सारे महीनों में बर्दाश्त की गई तकलीफ़ें मुझे एक एक करके याद आने लगी। मैंने इससे पूछा कि अगर वो ज़िंदा था तो वो कौन था जिसकी लाश हमारे घर में आई थी, और कहा कि उसे मालूम था उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तो वो इतने महीने मुझसे गाफिल कैसे रहा। उसने कहा क्योंकि उसके पास बहुत से राज हैं, मैं खुद को तैयार कर लूँ तो वो एक एक करके सारे राजों से पर्दा उठा दूँगा और जो मेरे सवाल हैं इन सारे सवालों के जवाब वो दे सकता है। उसने कहा सबसे पहले तो वो रॉन्ग नंबर वाला जो तुम्हारे बारे में सब जानता था वो मैं ही हूँ। तुम्हारा पहला इनाम यह है कि आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। इसकी बात सुनकर जब मैंने गौर किया तो मुझे याद आया कि जो बातें वो बंदा मेरे साथ करता था वो मेरे अलावा मेरा शौहर ही तो जानता था। लेकिन ये मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरा शौहर जिंदा हो सकता है। इसलिए मैंने उससे कहा कि अगर वो जिंदा था तो कहाँ था, मुझे पहले अपने बारे में सब कुछ क्यों नहीं बताया। उसने बताया कि जब हम लोग शादी करके यहाँ आ गए कुछ अरसे के बाद तुम्हारे वालिदैन ने हमारे बारे में तफसीलात ले ली। उन्होंने ख़ानदान में तो ये जाहिर कर दिया कि तुम एक हादसे में मर गई हो और एक लड़की की लाश भी उन्होंने बाकायदा दफना दी और हर साल तुम्हारी बरसी भी करते थे। लेकिन वो मेरे दुश्मन हो गए कि मैं इनकी लड़की को भगा कर लाया हूँ। जब उन्हें मालूम हुआ कि तुम माँ बनने वाली हो तो वो खामोश होकर बैठ गए। फिर जब हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो बेटा उन्होंने उठा लिया और उसकी जगह एक मुर्दा बच्चा रख दिया जिसे हमने अपना बेटा समझ के दफना दिया। मुझे भी ये बात तब मालूम नहीं हो सकी थी कि हमारा बच्चा ज़िंदा है। बहुत देर बाद पता चला। अभी उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ बहुत साजिश शुरू कर दी थी। मुझे बार बार मेरा ससुर नौकरी से निकलवाता। मैंने इन सालों में बहुत सी नौकरियां बदली, इसकी यही वजह थी। जहाँ पे नौकरी करता वहाँ से निकलवा देते। लेकिन किस्मत साथ देती रही, कहीं न कहीं नौकरी मिल जाया करती थी। फिर एक दिन उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन अचानक किसी की दुआ ने मुझे बचा लिया। एक राहगीर उस फायरिंग का निशाना बन गया। मुझे मालूम हो गया था कि वो हमला मुझ पर हुआ है। मुझे यही लगा कि उस बंदे पे फायरिंग हुई है। लेकिन इसके बाद तुम्हारे बाप का मुझे धमकी भरा फ़ोन आया। उसने कहा आज तुम बच गए हो, आइंदा नहीं बचोगे। मुझे मालूम हो गया कि वो लोग मेरी जान के दुश्मन हैं। नौकरियों से निकलवाना तो आम था। मुझे मालूम भी था कि मेरा ससुर ही करता है, लेकिन मेरी जान के दुश्मन हो सकते हैं ये मुझे मालूम नहीं था। मैंने अपने एक दोस्त की मदद हासिल की जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था और अब CSS करके वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गया था। मैंने उससे मदद की दरख्वास्त की तो उसने अपनी दोस्ती की खातिर मेरी मदद का वादा किया। उसने मालूमात हासिल कर ली तो मालूम हुआ
कि पेशा वराना कातिल की खिदमत हासिल की गई थी ताकि मुझे ख़त्म किया जा सके। मुझे मालूम था कभी न कभी तो मैं कहीं न कहीं किसी तरफ से आने वाली गोली का शिकार हो जाऊंगा, लेकिन उन लोगों ने कोई चाल चली और मुझे अगवा कर लिया और किसी और की लाश तुम्हारे पास भेज दी कि तुम्हारा शौहर मर गया है। इसके बाद तुम बेहतर जानती हो तुम्हारे क्या हालात थे। ये सब कुछ तुम्हारे बाप ने किया था ताकि तुम्हें एहसास दिला सके कि तुमने जो कदम उठाया वो बहुत गलत था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ से जल्दी निकल आया। इस काम के लिए भी मैंने अपने दोस्त की मदद हासिल की और तब तक उसने मालूमात हासिल कर ली। उसे मालूम हो गया था कि मेरा बेटा ज़िंदा है। इन लोगों ने उसे अपने एक मुलाजिम के पास गांव में रखा हुआ था। उसने रातों रात छापा मरवा कर वहाँ से हमारा बेटा मंगवा लिया और अपने एक बहुत ही होनहार ऑफिसर के घर में रखवा दिया, क्योंकि इसकी अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए कोई इस पर शक नहीं कर सकता था। तुम भी जानती हो तुम्हारे बाप के हाथ कितने लंबे हैं। उन्हें मालूम हो गया कि कौन सा कमिश्नर उनके पीछे लगा हुआ है और उसी ने इस कैद खाने से निकलने में मेरी मदद की थी। और जो बच्चा तुम्हारे सामने घूम रहा है ये कोई और नहीं हमारा बेटा है, जिस इंसान ने तुम्हें घर में रखा हुआ है। ये बहुत ही वफादार ऑफिसर है। बज़ाहिर एक बिजनेसमैन है, लेकिन हकीकतन अंडरग्राउंड खुफिया एजेंसी का ऑफिसर है। और अब मैं रोपोश होकर तुम्हारे बारे में और बच्चे के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था कि तुम लोगों की निगरानी कैसी हो रही है। अब तुम लोगों को देखने के बाद यकीन हो गया कि निगरानी तो नहीं हो रही, तो आज मैं आ गया। ये मेरी तरफ की कहानी है। मैंने पूछा बाकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, अगर ये वाकई सन है तो एक रात मैंने उन्हें देखा, इनके कपड़े खून से भरे हुए थे, ऐसे जैसे ये कोई पेशा वराना कातिल हैं। उसने कहा कि इन्हें मालूम है कि आपने मुझे इस हालत में देख लिया था, लेकिन वो भी सच था। लेकिन जिनको मार के ये आया था वो मुजरिम लोग थे, जिनके पास मैं पेशा वराना कातिल बनकर गया था ताकि किसी को मालूम ना हो कि मैं इस अदारे में शामिल हूँ। लेकिन घर आने के बाद बैठकर रिपोर्ट पर काम कर रहा था कि आपने मुझे इस हालत में देख लिया। इसके बाद अपना रवैया नॉर्मल रखा था कि आपको ये एहसास हो कि आपने जो कुछ देखा वो आपका वहम है। इसके बाद मैं बहुत मोहतात हो गया। अब मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। वो ये था कि सुबह के वक्त बच्चा इतनी जल्दी कहाँ चला जाता है। उसने कहा यह बच्चा स्पेशल है, इसलिए हमने इस बच्चे को एक स्कूल में दाखिल करवाया जहाँ दीन की तालीम के साथ साथ बचपन से हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। और जिसको लिया जाता है उसके बारे में खुलेआम बात नहीं की जा सकती। इसका दाखिला हमने करवाया क्योंकि ये बच्चा 150 IQ लेवल का है, जो हज़ारों में 2 होते हैं, इसलिए इसको वहाँ दाखिला मिल गया। सुबह सवेरे इसे वहाँ छोड़ आते और शाम को ले आते। इसे मालूम भी नहीं होता कि वो कहाँ जाता है। इसको हमने सख्ती से मना कर दिया है कि किसी को ना बताना वो कहाँ होता है, इसलिए वो इस बारे में कोई बात नहीं करता था। मैंने अपने शौहर से पूछा कि अब अगर हम लोग किसी अलग घर में रहेंगे तो अभी मेरे वालिदैन को पता तो चल जाएगा, क्या हम सारी ज़िंदगी ख़तरे के साथ रहेंगे? अगर उन्हें पता चला तो यकीनन हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। उसने कहा कि इतना अरसा रोपोश रहने की यही वजह थी। मैंने खुफिया इदारे ज्वाइन कर लिए हैं। अब मेरे पास एक नई शनाख्त है, क्योंकि उस नाम से तो मैं मर चुका हूँ। मुझे कल सर्जरी के लिए जाना है। इसके बाद मैं नए नाम से बाकायदा तुम्हारे साथ शादी करूँगा, ताकि निकाहनामा भी नया हो और ख़तरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस लड़की के बाप ने इसके शौहर के साथ ठीक किया है या नहीं। ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।